हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो बिजनेस स्टडीज में हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 1, दैट इज नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। और आज इसका सेकंड लास्ट वीडियो है, यानी कि थर्ड पार्ट है, और कोशिश करेंगे कि कल ही फोर्थ पार्ट करके इस चैप्टर 1 को पूरा फिनिश कर दें। लेकिन अगर आपने इसका पार्ट 1 2 अगर नहीं देखा तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, आपको प्लेलिस्ट में जाके भी चेक कर सकते हो। क्लास 12 का अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और बीएसटी फॉर सेशन 2021-2022 के लिए पूरा का पूरा हमारे चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है। डेली शाम को 7 बजे वीडियो आती है। तो आज की क्लास में करने वाले हैं दो स्पेशल पॉइंट्स, यानी दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जिनसे चांसेस बहुत ज्यादा है कि आज की क्लास से 3 to 4 मार्क्स में जरूर क्वेश्चंस कवर होंगे, मे बी 5 मार्क्स में भी। तो वो क्या है क्लास टॉपिक? दो टॉपिक। सबसे पहला नेचर ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट एज साइंस, और मैनेजमेंट जो है वो एज प्रोफेशन। और अगली बात, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, इन सबके सारे के सारे फंक्शंस जो मैं आपको आज की क्लास में याद कराऊंगा। वेरी इंपॉर्टेंट। लेवल ऑफ मैनेजमेंट से इनडायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, इससे भी क्लास चांसेस कम है, लेकिन इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो वो भी मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नेचर ऑफ मैनेजमेंट की बात करें। सबसे पहला है क्लास मैनेजमेंट एज अ साइंस। देखो, सबसे पहले अगर हम क्या कहें कि यहाँ पे तीन चीज है। सबसे पहला है साइंस, देन आर्ट और क्लास देन प्रोफेशन। साइंस है, आर्ट है और प्रोफेशन है। ये तीनों के तीनों डिफरेंट है। कैसे? मैनेजमेंट से। यानी कि मैनेजमेंट एक्चुअली है क्या? मैनेजमेंट क्या है? क्या मैनेजमेंट आर्ट है, या मैनेजमेंट साइंस है, या मैनेजमेंट प्रोफेशन है? ये हमें देखना है, इसके अंदर डिसाइड करना है। तो हम क्या करने वाले हैं, साइंस के सारे फीचर्स पढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या वो मैनेजमेंट के फीचर से मेल खाता है, मैच खाता है। अगर वो खाता है मैच, तो यानी कि वो है। अगर नहीं खाता तो क्लास वो नहीं है। तो साइंस होता क्या है? हालांकि आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स हो, लेकिन यहाँ पे बहुत बेसिक सी चीज साइंस के अंदर आपको जरूर पता होगी, आपने 9 10 में जरूर पढ़ा होगा। साइंस कैन बी डिफाइन एज अ सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। सुनो मेरी बात, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज की बात यहां ध्यान समझ लो, क्योंकि आगे जो है वो काम आने वाला है हर पॉइंट में। सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज का मतलब क्या है? प्रॉपर स्टडी मटेरियल। ध्यान समझना, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज का मतलब क्या है? प्रॉपर किताबें होंगी, प्रॉपर नोट्स बनाने पड़ेंगे, क्वेश्चंस को पढ़ना पड़ेगा और थ्योरी को पढ़ना पड़ेगा। दैट इज प्रॉपर स्टडी मटेरियल। तो साइंस में क्या होता है? एक प्रॉपर स्टडी मटेरियल होता है, सिस्टमेटिक तरीके से आपको साइंस की नॉलेज मिलती है। लेकिन साइंस में क्लास बेस्ड किस पे करता है? फैक्ट। एग्जाम्पल दूं, साइंस भगवान को नहीं मानता, समझ रहे हो बात को? तो क्योंकि साइंस उसके लिए फैक्ट मांगता है, जो फैक्ट उसके पास नहीं है वो नहीं मानेगा। तो साइंस हमेशा किसकी बात करता है? फैक्ट की, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की, इसकी बात करता है साइंस। तो मेन फीचर ऑफ साइंस, साइंस की जो मेन फीचर्स है वो क्या है? सबसे पहला, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। साइंस में स्टडी मटेरियल अवेलेबल होता है जिसे पढ़कर क्लास साइंस की नॉलेज हम लोगों को मिलती है। लेकिन मैनेजमेंट में भी सेम यही चीज है। आप ये क्या पढ़ रहे हो? बुक्स जो पढ़ रहे हो आप, इतनी सारी मैनेजमेंट की किताबें होती हैं, स्टडी मटेरियल होता है, उसे पढ़ते हैं लोग, एमबीए करते हैं मैनेजमेंट में जाके। तो प्रॉपर नॉलेज कैसे मिलती है मैनेजमेंट में? स्टडी मटेरियल से। और साइंस में भी नॉलेज कैसे मिलती है? स्टडी मटेरियल से। साइंस में क्या है क्लास? सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। और सेम टू सेम जो है, साइंस में भी सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है और मैनेजमेंट भी। तो मैनेजमेंट का ये फीचर, सॉरी साइंस का ये फीचर मैनेजमेंट के फीचर से मैच खाता है। सेकंड, बेस्ड ऑन रिपीटेड एक्सपेरिमेंट। भाई देखो, साइंस में क्या होता है? मल्टीपल टाइम एक्सपेरिमेंट किया जाता है किसी भी मतलब कंक्लूजन पे पहुंचने के लिए। ठीक है, साइंटिफिक चीजों में एक्सपेरिमेंट बहुत ज्यादा होता है। जो साइंस के बच्चे होते हैं वो भी देखते हो, लैब वगैरह में बहुत ज्यादा रहते हैं, एक्सपेरिमेंट काफी ज्यादा करना पड़ता है। और काफी ज्यादा एक्सपेरिमेंट की वजह से साइंस जो है उसमें रिपीटेड एक्सपेरिमेंट है। Scientific principles are developed by doing multiple experiments. Management principles are also observed multiple time and human behavior is predicted. देखो, मैनेजमेंट में भी ये सेम फीचर जो है वो अवेलेबल है। यानी साइंस जो है वो बेस किस पे है क्लास? रिपीटेड एक्सपेरिमेंट पे। और जो मैनेजमेंट है वो भी किस पे बेस्ड है क्लास? रिपीटेड एक्सपेरिमेंट पे। सो दिस फीचर इज प्रेजेंट ऑन मैनेजमेंट। अच्छा, मैनेजमेंट कैसे रिपीटेड एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड है? भाई देखो, हम इसके बाद अगला चैप्टर पढ़ेंगे, दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो उस प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के अंदर हेनरी फेयोल और एफ.डब्ल्यू. टेलर ने बहुत सारे प्रिंसिपल्स दिए हैं, बहुत सारे सिद्धांत दिए हैं, जिनको अगर हम लगाया जाए, जिनको फॉलो किया जाए, एक्सपेरिमेंट बार बार किया जाए, तो उससे फायदा होता है। एग्जाम्पल देता हूँ क्लास। देखो, कोई भी वर्कर अगर फैक्ट्री में काम कर रहा है तो जाहिर सी बात है वो थकेगा, है ना? 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद थक जाएगा वो।
तो कितनी देर में हमें ब्रेक देना चाहिए, टी ब्रेक या जो भी लंच है वो कितनी देर में हमें करना चाहिए। उसके लिए क्या करते हैं, हम लोग हजारों एम्प्लॉयज को बिठाकर काम कराते हैं और देखते हैं कौन कितनी देर में थक रहा है। जो क्लास सबका एवरेज टाइम नोट करें, कोई 2 घंटे में थक रहा है, कोई 2 घंटा 15 मिनट में, कोई 1 घंटा 50 मिनट में, कोई 3 घंटे में, कोई 3 घंटा 10 मिनट में, और उन सब का एक एवरेज निकाल कर क्लास हम क्या करते हैं, उस चीज को लागू कर देते हैं हर जगह। यानी कि साइंस के जो प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांत जो साइंस में बनाए गए हैं, वो सेम टू सेम मैनेजमेंट में भी बनाए गए हैं। तो रिपीटेड एक्सपेरिमेंट सेकंड पॉइंट। पहला क्या है, याद करते चलो साथ साथ, हेडिंग याद होगा, अंदर का आपको बना बना के लिखना है, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज और बेस्ड ऑन रिपीटेड एक्सपेरिमेंट। तीसरा क्या है, यूनिवर्सल वैलिडिटी। देखो साइंस में एक चीज है यूनिवर्सल वैलिडिटी। साइंस का कोई सिद्धांत, कोई प्रिंसिपल एक बार आपने पढ़ लिया, एक बार वो लागू हो गया तो वो जीवन काल के लिए लागू रहता है। लेकिन मैनेजमेंट में ऐसा नहीं है, इंसान का बिहेवियर चेंज होता है। तो जैसे जैसे लोग अलग होते हैं, हर किसी को एक तरीके से मोटिवेट नहीं किया जा सकता। लेकिन साइंस के जो भी प्रिंसिपल्स हैं, जो भी एक्सपेरिमेंट है, वो यूनिवर्सल वैलिडिटी हमेशा के लिए valid है। ऐसा नहीं कि साइंस का कोई प्रिंसिपल आपने अपने जमाने में अलग पढ़ा, मैंने अपने जमाने में अलग पढ़ा, मेरे पिताजी ने अपने जमाने में अलग पढ़ा, ऐसा नहीं है। सब की जनरेशन में प्रिंसिपल सेम होंगे, फॉर्मूले सेम होंगे, समझ रहे हो बात को। लेकिन मैनेजमेंट में ऐसा नहीं है, मैनेजमेंट करने का तरीका समय समय पे बदलता रहता है। यानी कि लोग बदल गए, सिचुएशन बदल गई, तो मैनेजमेंट का तरीका भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो देखो अब देखो, मैं एक ही टीचर हूँ जो कई सारे बच्चों को पढ़ाता हूँ। मेरे कई सारे बच्चों में, कई बच्चे 100 में 100 भी लाते हैं, कई बच्चे 80 भी लाते हैं, कई 70 भी लाते हैं, सबको मैंने एक साथ पढ़ा रखा है, लेकिन फिर भी नंबर डिफरेंट आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि क्लास सबका एक्सेप्ट करने का तरीका अलग है। साइंस में ऐसा नहीं है। साइंस के प्रिंसिपल की यूनिवर्सल वैलिडिटी, एक बार प्रिंसिपल बन गया, जीवन भर के लिए वैलिड हो गया। लेकिन मैनेजमेंट में ऐसा नहीं है, वो प्रिंसिपल यूनिवर्सल नहीं है, डिपेंड अपॉन द सिचुएशन, टाइप ऑफ पीपल, कैसे लोग हैं, तो ये सारी चीजें क्लास उस पर डिपेंड करती है। तो यानी कि तीसरा फीचर जो साइंस का है, वो मैनेजमेंट में प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो आपने ये 3 फीचर ध्यान रखना है। पहला है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, ये मैनेजमेंट में प्रेजेंट है। रिपीटेड एक्सपेरिमेंट, ये मैनेजमेंट में प्रेजेंट है। यूनिवर्सल वैलिडिटी, ये मैनेजमेंट में प्रेजेंट नहीं है। तो मैनेजमेंट कह सकते हैं बहुत हद तक तो साइंस है, लेकिन पूरी तरीके से साइंस नहीं है। अगर आपकी बुक में इनके अलावा भी कोई पॉइंट हो तो आप कंसिडर कर सकते हो क्लास, उन पॉइंट्स को पढ़ लेना, समझ आता है, कुछ नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। बट आपको साथ साथ याद होना चाहिए। बताओ क्लास, साइंस के 3 पॉइंट याद हो गए? एक बार रिवीजन करा दो फटाफट। सबसे पहला क्या है क्लास, साइंस साइंस में देखो क्या होता है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है, ध्यान रखना। साइंस में क्या होता है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। अच्छा, कॉज एंड इफेक्ट क्या होता है कि इसका कारण क्या है, अगर ये चीज हो रही है तो इसका कारण क्या है, और अगर हम ये प्रिंसिपल लगाएंगे तो उसका इफेक्ट क्या होगा, उसका असर क्या होगा, इसको बोलते हैं कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। तो मैनेजमेंट जो है एज एन आर्ट साइंस प्रोफेशन, तो साइंस के 3 पॉइंट याद होगा, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज प्रेजेंट है, बेस्ड ऑन रैपिड एक्सपेरिमेंट, ये भी प्रेजेंट है। यूनिवर्सल वैलिडिटी की बात करें तो वो प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है मैनेजमेंट एज एन आर्ट। आर्ट की बात करें, आर्ट क्या होता है, कला क्या होता है? आर्ट कैन बी डिफाइन एज सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज विच रिक्वायर्स क्रिएटिविटी एंड प्रैक्टिस टू गेट परफेक्शन। तो मैनेजमेंट एज एन आर्ट क्या है? आर्ट कैन बी डिफाइन एज सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। देखो सुनो, आर्ट में भी प्रॉपर बुक्स होती हैं, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, आर्ट्स की भी पढ़ाई होती है। किसी किसी बच्चे पे अगर फाइन आर्ट सब्जेक्ट होगा 12th में, तो आप बताओ, आपकी भी पतली सी एक छोटी सी बुक आती है जिसको पढ़ना पड़ता है, विच रिक्वायर्स क्रिएटिविटी एंड प्रैक्टिस टू गेट परफेक्शन। लेकिन आर्ट में, कला, कोई धुन बजा रहे हो, कोई पेंटिंग कर रहे हो क्लास, कोई डिजाइन बना रहे हो, तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्रिएटिविटी लानी पड़ेगी। आर्ट्स के अंदर क्या है, क्रिएटिविटी का बहुत रोल है। नई नई चीजें, कुछ एक्स्ट्रा, कोई नई धुन बनाओ, कोई नया तरीका देखो, कोई गाना बनाओ, कुछ ना कुछ नई चीज, क्रिएटिविटी लेके आओ। अब इसके तरह मीम्स शेयर होते हैं आजकल, कॉमेडी शेयर होती है, मीम्स शेयर होते हैं, बिल्कुल नया नया तरीका। तो ये होता है क्लास क्रिएटिविटी। ठीक है, प्रैक्टिस टू गेट परफेक्शन। तो कोई भी चीज होती है, कोई डायलॉग है, उसको गाना बना देते हैं, समझ रहे हो बात को। कोई भी डायलॉग आता है, आपने देखा होगा सोशल मीडिया, बहुत सारी चीजें एक्टिव जो है वो रहती है क्लास। ठीक है, जैसे ये आपने कहा, ये हम है, ये हमारी कार है और हम पावरी हो रही है, तो इस चीज का देखो किस तरीके से सॉन्ग बना के उसको एकदम, तो ये क्रिएटिविटी, ये कला ही तो है कि इतनी क्रिएटिव है। तो नई नई चीजों को क्लास क्या करते हैं, एक क्रिएटिविटी बना देते हैं। एंड प्रैक्टिस टू गेट परफेक्शन, और परफेक्शनिटी के लिए क्या चाहिए क्लास, प्रैक्टिस। तो आर्ट क्या है, एक डिफाइन एज सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, प्रॉपर बुक्स होती है, इसमें क्रिएटिविटी और प्रैक्टिस चाहिए। मेन फीचर ऑफ आर्ट, आर्ट के फीचर क्या है? सबसे पहला, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। आर्ट के अंदर क्या होता है बेटा, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, यानी प्रॉपर बुक्स होती हैं। मैनेजमेंट में भी प्रॉपर बुक्स होती हैं,
साइंस में भी प्रॉपर बुक्स होती है. सो इन आर्ट सिस्टमेटिक स्टडी मटेरियल इज अवेलेबल टू अक्वायर थियोरेटिकल नॉलेज. दिस फीचर इज आल्सो प्रेजेंट इन मैनेजमेंट. तो थियोरेटिकल नॉलेज लेने के लिए आर्ट्स में जो है प्रॉपर बुक्स चाहिए, स्टडी मटेरियल चाहिए, प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाई होती है. उसी तरीके से मैनेजमेंट में भी पढ़ाई होती है. ठीक है. सेकंड पॉइंट, पर्सनलाइज एप्लीकेशन. ध्यान समझना. देखो होता क्या है, आर्ट्स तभी काम करता है अच्छे से आप अपनी तरफ से कुछ ऐड कर रहे हो. किसी का गाना गाया हुआ है उसे गा रहे हो नहीं, कुछ नया आप अपनी तरफ से ऐड कर रहे हो, कुछ नए बोल, कुछ नया तरीका. गाना सेम है, आप देखते हो पुराने पुराने गाने होते हैं लेकिन उसको नए तरीके से गाया जाता है, थोड़ा सा रिमिक्स टाइप का वर्जन बनाकर, नया नया वर्जन बनाकर. तो पर्सनलाइज एप्लीकेशन क्या है, इन आर्ट्स ओनली थियोरेटिकल नॉलेज इज नॉट एनफ. आर्ट के अंदर थियोरेटिकल नॉलेज जरूरी मतलब सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज इनफ नहीं है. एवरी आर्टिस्ट, जो भी आपको आर्टिस्ट मिलेगा ना, बिल्कुल नया मिलेगा वो, मतलब नई नई चीजें क्रिएट करेगा वो. मस्ट हैव पर्सनल स्किल्स एंड क्रिएटिविटी टू अप्लाई दैट थियोरेटिकल नॉलेज. देखो उस थियोरेटिकल नॉलेज को किस तरीके से लागू किया जाए, अप्लाई किया जाए, वो एक आर्टिस्ट ही कर सकता है. इन सेम मैनर मैनेजमेंट रिक्वायर्ड पर्सनलाइज एप्लीकेशन. मैनेजमेंट में जो मैनेजर है वो भी हर किसी को अपने अलग अलग तरीके से इन्फ्लुएंस करता है उसके बिहेवियर को. अब हमारे क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं तो हम हर बच्चे को इक्वल ट्रीट नहीं करते. मतलब ट्रीट तो वैसे तो इक्वल ट्रीट करते हैं राइट्स में, लेकिन अब मान लो किसी को 2 बार समझाना है तो उसे 2 बार समझा देते हैं. मुझे पता है भैया ये बहुत तेज बच्चा है तो उससे ना भी पूछो समझ आया कि नहीं आया, वो चल जाएगा. लेकिन एक कमजोर बच्चा है तो भाई उसके पास जाओ, उससे पूछो बेटा समझ आ रहा है, कहीं कहाँ नहीं आ रहा पूछो, तो हम उसकी हेल्प करते हैं, कॉपी में लिख के समझा देते हैं, बेटा इसे कर लेना, घर पे भी नहीं आया तो पूछ लेना. तो उसको ज्यादा अटेंशन चाहिए. एक टॉपर बच्चा है ठीक है, वो तो करके लाएगा, उसे ये पूछने की जरूरत नहीं कि होमवर्क करके लाया कि नहीं, वो तो करेगा. हम कमजोर बच्चों से बात करते हैं कि भाई जिसको जैसा चाहिए. और जब 90 प्लस की बात होती है, 100 तो को टफ क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन है, तो हम बहुत कमजोर बच्चों को नहीं देते मोटिवेट, वो डिमोटिवेट हो जाएंगे, तो हम टॉपर्स को देते हैं, कहते हैं भाई ये है टफ क्वेश्चन, इसे बनाओ जरा तुम, क्योंकि ये चीज तुम्हारे लाइक का है. तो कहने का मतलब क्या है कि हर एक बंदा अलग अलग जो है टैलेंट के साथ होता है, तो उसके हिसाब से हमें डील करना पड़ता है. मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स डिफरेंट सिचुएशन एंड डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल. सो फीचर ऑफ दिस दो, ये जो फीचर है मैनेजमेंट प्रेजेंट है. तो मैनेजमेंट में भी डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल को हम डील करते हैं, और आर्ट्स में भी डिफरेंट जो है नई नई आर्ट जो क्रिएटिविटी है वो भी लेके आते हैं. आर्टिस्ट क्या करता है अपनी तरफ से कुछ, देखो पर्सनलाइज एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है, आप अपनी तरफ से कुछ ऐड करते हो. मैनेजमेंट में भी है और आर्ट्स में भी. तीसरा क्या है, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी. देखो आर्ट्स प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी से होता है, मैनेजमेंट भी प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी से होता है. एन आर्टिस्ट हैज टू रेगुलर प्रैक्टिस टू बिकम परफेक्ट. परफेक्ट बनने के लिए आर्टिस्ट कंटिन्यू प्रैक्टिस करता रहता है. एज वी ऑल नो आर्ट इज ओनली इंटरेस्टिंग व्हेन मेक सम क्रिएटिविटी. आर्ट तभी मजा आएगा, इंटरेस्टिंग तभी लगेगा जब कुछ क्रिएटिविटी आएगा तभी. सिमिलरली इन मैनेजमेंट इट रिक्वायर्स प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी. सो दिस फीचर ऑफ आर्ट इज प्रेजेंट इन मैनेजमेंट. तो आर्ट का ही जो फीचर है वो मैनेजमेंट में प्रेजेंट है. तो यानी कि आर्ट्स के 3 फीचर बताओ कौन कौन से. सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, तो भूलना मत, हर जगह आएगा. आर्ट साइंस प्रोफेशन, तो सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज आर्ट में भी है. सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज किसमें है क्लास, आर्ट्स में भी है. और सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज किसके अंदर है, मैनेजमेंट में भी है. दूसरा क्या है क्लास, दूसरा बताओ फटाफट. पर्सनलाइज एप्लीकेशन, इसमें भी है, आर्ट्स में भी, मैनेजमेंट में भी है. तीसरा बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, आर्ट्स में भी है और मैनेजमेंट में भी. तो ये 3 पॉइंट आपको आर्ट्स के अच्छे से लर्न हो गया. वीडियो पॉज करो, कॉपी में अभी साइंस के भी 3 पॉइंट लिखो और आर्ट्स के भी 3 पॉइंट लिखो, और मुझे बताओ कमेंट करके कि आपको याद हो गया या नहीं. फटाफट क्लास लिखो, साइंस के भी और आर्ट्स के भी. तो आर्ट्स में आपने 3 पॉइंट लिख लिया, साइंस का भी आपको याद हो गया. सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, रिपीटेड एक्सपेरिमेंट, ठीक है, जो कि दोनों के दोनों फीचर मैनेजमेंट में भी है, बट यूनिवर्सल वैलिडिटी जो साइंस में है वो मैनेजमेंट में नहीं है. आर्ट्स का तो ठीक है ही. तो आप ना चीजों को बार बार ऐसे लिख लिख के प्रैक्टिस करा करो, देखो आपको आराम से आ जाए. भले ही आप क्लास मतलब कि 4 चैप्टर करो, बट 4 ऐसे करो कि 4 से बिल्कुल भी कुछ भी नंबर ना घटे. समझ रहे हो बात को. और वीडियो को लाइक कर देना क्लास अगर आपको समझ आ रहा है तो, और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कैसा लग रहा है. अपने सारे दोस्तों में शेयर कर सकते हो. क्लास 12 का अकाउंट इको बीएसटी पूरा सिलेबस हमारे चैनल पे होगा टिल एग्जाम तक, फ्री ऑफ कॉस्ट. रिवीजन, प्रैक्टिस पेपर, केस स्टडी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, केस बेस्ड क्वेश्चन, असर्शन रीजन क्वेश्चन, सब कुछ ठीक है, डोंट वरी. मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन. अब हम बात करते हैं प्रोफेशन की. प्रोफेशन होता क्या है, प्रोफेशनल्स, यार ये माहिर है, यानी यार प्रोफेशनल है भाई, प्रोफेशनल. प्रोफेशन कैन बी डिफाइन एज ऑक्यूपेशन बैक्ड बाय स्पेशलाइज्ड नॉलेज, यानी इसके पास पूरी एक्सपर्टीज है. एंड ट्रेनिंग इन विच एंट्री इज रेस्ट्रिक्टेड. हर कोई प्रोफेशनल नहीं बन सकता, एंट्री में इसमें रोक है, ध्यान रखना. हर कोई प्रोफेशनल नहीं बन सकता, एंट्री में इसके रोक टोक है. तो सबसे पहला पॉइंट क्या है इसके अंदर है, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज. सबसे पहला पॉइंट है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज. इन प्रोफेशन स्टडी मटेरियल इज अवेलेबल टू अक्वायर स्पेशलाइज्ड नॉलेज
दिस फीचर इज ऑल्सो प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। पहला क्या है क्लास, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। इन प्रोफेशन स्टडी मटेरियल इज अवेलेबल टू अक्वायर स्पेशलाइज्ड नॉलेज, दिस फीचर इज ऑल्सो। देखो सबसे पहले ही मैंने आपसे कहा था कि स्टडी मटेरियल आपको आर्ट में भी चाहिए, स्टडी मटेरियल आपको साइंस में भी चाहिए, स्टडी मटेरियल आपको प्रोफेशन में भी चाहिए। तो सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज तो साइंस, आर्ट, प्रोफेशन तीनों में है और मैनेजमेंट में भी है। लेकिन सेकंड पॉइंट जो क्लास मैनेजमेंट में नहीं है और प्रोफेशन में है, अच्छा आप ये कह सकते हो कि जो प्योर आर्ट है मैनेजमेंट जो है वो क्या है, प्योर आर्ट है। ध्यान रखना, मैनेजमेंट क्या है, प्योर आर्ट है, यानी कि मैनेजमेंट पूरा का पूरा जो है वो आर्ट है, लेकिन मैनेजमेंट साइंस भी है। मैनेजमेंट प्योर आर्ट है और मैनेजमेंट साइंस भी है, तो आप कह सकते हो मैनेजमेंट क्या है, आर्ट प्लस साइंस है, लेकिन मैनेजमेंट प्रोफेशन नहीं है। क्यों, मैं बताता हूँ क्लास अभी आपको, ठीक है। तो रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, मैनेजमेंट में एंट्री पे रोक टोक है। विदाउट प्रोफेशनल डिग्री कोई भी क्लास प्रोफेशनल नहीं बन सकता। देखो आप चाहे कितना ही आपको, मान लो जो कंपाउंडर है वो कितने ही डॉक्टर के साथ रह के 10 साल 20 साल अनुभव ले ले, मैं भी वो डॉक्टर से अच्छा इलाज कर ले, लेकिन कभी डॉक्टर की उपाधि नहीं मिलेगी उसको, उसको क्लास स्टेटस उसका नहीं मिलेगा क्योंकि उसने एग्जाम्स क्लियर नहीं किए। एंट्री में रोक है, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री है, कितनी अच्छी वकालत क्यों ना करते हो, डिग्री नहीं है तो कैसे करेगा वकालत। तो विदाउट अ प्रोफेशनल डिग्री नो वन कैन एंटर इनटू प्रोफेशन। एग्जाम्पल, अ पर्सन कैन प्रैक्टिस अ सीए ओनली व्हेन ही इज हैविंग अ क्वालिफाइड डिग्री। जब तक आप सीए का काम जानते हो, लेकिन अगर आप क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं हो तो कभी भी आप बैलेंस शीट पे साइन करने का राइट, ऑडिट करने का राइट आपको नहीं मिलेगा। आप काम जानते हो लेकिन आपको नहीं मिलेगा। बट इन मैनेजमेंट ओनली ओनली क्लास वन कैन मैनेजर हैविंग प्रॉपर मैनेजमेंट स्किल्स। लेकिन मैनेजमेंट में किसी के पास अगर प्रॉपर स्किल्स है मैनेजमेंट की, अच्छा मैनेज कर लेता है यार, लोगों को अच्छे से मैनेज कर लेता है, लोगों को अच्छे से समझा सकता है, चीजों को काम करा सकता है कंपनी का लोगों से, यार बिल्कुल मैनेजर बन जाएगा वो। तो यानी कि इसमें क्या है, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री है, मैनेजमेंट में नहीं है। देखो प्रोफेशनल्स का काम होता है सर्विस मोटिव, सेवा, इनका मेन मोटो सेवा। भाई मैनेजमेंट में मेन मोटो सेवा करना नहीं है, पैसा कमाना है। एवरी प्रोफेशनल्स मोटिव इज टू सर्व द क्लाइंट, क्लाइंट को सर्व करना। प्रॉफिट इज नॉट द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। इन केस ऑफ मैनेजमेंट दिस फीचर इज नॉट प्रेजेंट। भाई मैनेजमेंट में प्रॉफिट कमाना है, प्रॉफिट कमाना जो है एक मेन ऑब्जेक्टिव माना जाता है मैनेजमेंट का, जो कि प्रोफेशन में नहीं है। आप रास्ते में जा रहे हो, आप एक डॉक्टर हो, किसी का एक्सीडेंट हो गया तो आप उसे पैसे नहीं मांगोगे, पहले उसका इलाज करोगे। समझ रहे हो बात को। लेकिन मैनेजमेंट में ऐसा नहीं है, मैनेजमेंट ने काम किया था प्रॉफिट के लिए। फोर्थ पॉइंट, प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन। मैनेजमेंट में क्या होता है, सॉरी प्रोफेशनल प्रोफेशन में क्या होता है, प्रोफेशनल एसोसिएशन होता है जहां से जुड़े होते हो आप। जितने भी प्रोफेशनल्स होते हैं ना वो एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए रहते हैं, ताकि जीवन भर में कभी भी कुछ आगे अनहैपनिंग होती है, कोई भी चीज होती है तो उसका डाटा निकाला जा सके। एवरी प्रोफेशनल हैज टू गेट रजिस्टर्ड विद हिज एसोसिएशन बिफोर प्रैक्टिसिंग दैट प्रोफेशन। जब भी आप सीए है, आप आगे सीए करोगे तो आप आईसीएआई से रजिस्टर्ड करोगे पहले खुद को, ठीक है। और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन उससे रजिस्टर करेंगे डॉक्टर्स जो भी होते हैं, ठीक है। या जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया से लॉयर्स, एडवोकेट, ये सब लोग रजिस्टर करते हैं, ठीक है। इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, इसमें जो बच्चे सीएस करते हैं कंपनी सेक्रेटरी, वो लोग रजिस्टर्ड होते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो प्रोफेशन है उसके अंदर कहीं ना कहीं एक प्रेजेंस होता है, प्रोफेशनल एसोसिएशन का एक एसोसिएशन होता है, ग्रुप होता है, जहां पे उनका पूरा डाटा सबमिट होता है, जहां से उनको ट्रैक किया जा सकता है कभी भी। लेकिन ये चीज क्लास मैनेजमेंट में नहीं है। तो मैनेजमेंट के अंदर क्लास ऐसी कोई चीज नहीं है, प्रोफेशनल एसोसिएशन जो कि इसमें है, प्रोफेशन में है। एग्जाम्पल में क्लास मैंने आपको दे ही दिया। तो इसमें आप देखोगे कि सर्विस मोटिव भी नहीं है मैनेजमेंट में, प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन मैनेजमेंट में नहीं है, और आगे क्लासेस के अंदर रेस्ट्रिक्टेड एंट्री भी मैनेजमेंट में नहीं है। सिर्फ एक बुक है, एक ही पॉइंट है, मतलब सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज बुक्स है। तो यानी कि मैनेजमेंट आर्ट और साइंस दोनों है, लेकिन अगर प्योर आ जाए तो प्योर आर्ट है। वैसे आर्ट साइंस मैनेजमेंट बोथ आर्ट साइंस, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। तो आई होप आपको आर्ट्स साइंस प्रोफेशन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसके बाद एक छोटा सा डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। बेटा सुनो, अब इससे क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे केस स्टडी बहुत पूछा जाता है। जब हम केस स्टडी करेंगे तब हम इसको डिस्कस भी करेंगे। तो जो इफेक्टिवनेस क्या होता है, एफिशिएंसी क्या होता है, बेटा सुनो मेरी बात। टी फॉर टाइम, काम को समय पर पूरा करना इज इफेक्टिवनेस। काम को समय पे पूरा करना इज इफेक्टिवनेस। कि टाइम पे काम पूरा होगा, भाई खर्चा ज्यादा रहा है कोई बात नहीं, रिसोर्स का वेस्ट हो रहा है कोई बात नहीं, फोकस किस पे है, फोकस फोकस टाइम टाइम टी टी। तो इफेक्टिवनेस में टी है, टाइम पे काम को पूरा करना। इफेक्टिवनेस लो कॉस्ट में काम को पूरा करना। भैया समय लग जाएगा 4 दिन एक्स्ट्रा, कोई बात नहीं, कम से कम दाम में बनाओ, लो कॉस्ट। कभी कभी क्या होता है, भाई जल्दी बना के देना यार, अरे पैसा फालतू ले ले, जल्दी बना के दे, दैट इज कॉल्ड इफेक्टिवनेस। आप जल्दी काम को कर लेते हो, समय पे काम को पूरा कर लेते हो, इफेक्टिवनेस। और लो कॉस्ट में भैया टाइम लगेगा लेकिन खर्चा कमाएगा, दैट इज कॉल्ड लो कॉस्ट, दैट इज एफिशिएंसी, एफिशिएंट,
ठीक है, तो आप टी से ध्यान रखना, भूलना मत, इफेक्टिवनेस में टी पहले आ गया, दैट इज टाइम, और एफिशिएंसी मतलब लो कॉस्ट। तो मुझे बताओ, एक मैनेजर को इफेक्टिवनेस होना चाहिए, एफिशिएंसी होना चाहिए, दोनों होना चाहिए? बिल्कुल, देयर मस्ट बी बैलेंस बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, यानी क्लास आपको टाइम पे भी काम को पूरा करना है, लो कॉस्ट में भी, दोनों के बीच में बैलेंस होना चाहिए, मतलब आप इफेक्टिव भी रहो और एफिशिएंट भी रहो। तो मीनिंग की बात करें, इट रेफर्स टू कंप्लीशन ऑफ टास्क ऑन टाइम, टास्क को जो है टाइम पे काम को करना, इट रेफर्स टू कंप्लीशन ऑफ टास्क ऑन मिनिमम कॉस्ट। यहाँ पे लिखा है कि टास्क को मिनिमम कॉस्ट पे करना, कम से कम कॉस्ट पे, और यहाँ पे क्या है, टास्क को टाइम पे पूरा करना। ओरिएंटेशन की बात करें तो टाइम ओरिएंटेड है, समय पे काम होना चाहिए, कॉस्ट ओरिएंटेड है, कॉस्ट कम से कम होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव की बात करें, एंड रिजल्ट, भाई लास्ट में जो एंड रिजल्ट है उस समय पे पूरा करो, और यहाँ पे की कॉस्ट को कम करो। मेन ऑब्जेक्टिव रिजल्ट को टाइम पे देना है काम, यहाँ पे कॉस्ट कम करना है। मेन कंसिडरेशन डूइंग द राइट टास्क, सही काम करो, और यहाँ पे क्या है, राइट वे, सही तरीके से करो, सही टास्क करो ताकि टाइम पे काम अचीव हो जाए, और सही तरीके से करो ताकि लो कॉस्ट में काम हो जाए, ठीक है। तो ये क्लास आपने ध्यान रखना था, ये पूरा का पूरा इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। अब आपने ध्यान रखना है कि एग्जामिनेशन में इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी पे, तो आपको इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। क्लियर है? क्लास कल है अन अकेडमी का एक टेस्ट 20 तारीख को, तो प्लीज आप सब इस टेस्ट को जरूर अटेम्प्ट करना। इसका नाम है क्लास अन अकेडमी इमर्ज, जहां पे 30 क्वेश्चंस होंगे जो कि 60 मिनट में आपको सॉल्व करना पड़ेगा। 6 टू 12th क्लास के लिए 5 करोड़ तक के प्राइजेस बट रहे हैं क्लास, आप जीत सकते हो मैकबुक, आईफोन, इसके अलावा वन प्लस ऐसी चीजें जीत सकते हो क्लास। आप ध्यान रखना, इसके अंदर आपका टेस्ट होगा एप्टीट्यूड का, एप्टीट्यूड जो कि क्लास न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और लाइफ में आगे भी काम आएगा। मेंटल एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, ये सारी चीजें आप टेस्ट कर सकते हो 6 टू 12th क्लास के बच्चों के लिए। और अब तो इसमें अलग अलग स्लॉट भी अवेलेबल है। अगर आप क्लास 11th और क्लास 12th के बच्चे हो तो आप ध्यान रखना, 12 से 1 PM जो है आपका टेस्ट होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, डाउनलोड कर लो, मेरा कोड जरूर लगा देना फ्री में अनलॉक करने के लिए, SPA10, नो स्पेस, ओनली SPA10। और आपका 11 से, अगर आप 11th 12th में हो तो आप 12 से 1 के बीच टेस्ट होगा। अगर आप 8 टू 10th हो तो 1:30 से 2:30 के बीच आपका टेस्ट होगा। और अगर आप 6 टू 7th क्लास में हो तो 3 से 4 के बीच आपका टेस्ट होगा। तो जाओ अनअकैडमी, आप डाउनलोड करो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, और इस टेस्ट के लिए क्लास मेरी तरफ से आप लोगों के लिए ऑल द बेस्ट। 20 जून कल है क्लास, आप ध्यान रखना। अगर आप जाहिर सी बात है 12 से 1 के बीच दोगे, आप 11th 12th के स्टूडेंट्स हो, ठीक है। चलो टेक केयर, बाय बाय। टेस्ट की बात तो हो गई, अब आप आ जाते हैं क्लास यहाँ पे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। बेटा सुनो, मैनेजमेंट के 3 लेवल है। जो मैनेजर्स होते हैं, देखो सबसे पहली बात बच्चे बोलते हैं सर जो एम्प्लॉयज हैं क्या वो मैनेजर होते हैं? बेटा सुनो, एम्प्लॉयज तो सारे ही हैं, लेकिन जो क्लास 3 लेवल है, लोअर लेवल, अपर लेवल और क्लास यानी कि मिडिल लेवल, इसके नीचे जो है, जितने भी लोग इसके नीचे हैं वो सारे के सारे बन गए एम्प्लॉयज। क्या बन गए क्लास? एम्प्लॉयज। ओके, तो यहाँ पे देर आर 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट। फर्स्ट वन इज टॉप लेवल, सेकंड वन इज मिडिल लेवल, एंड थर्ड वन इज सुपरवाइजरी लेवल। तो टॉप लेवल के अंदर कौन कौन आते हैं बेटा? ध्यान रखना, टॉप लेवल के अंदर कौन कौन आते हैं? BODs, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, CEO, CFO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ फाइनेंस ऑफिसर। अब मन में आपके सवाल आएगा सर हमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनना है, हमें CEO बनना है, हमें CFO बनना है। बेटा ध्यान रखना, कोई भी ऐसा प्रोफेशन नहीं है जो डायरेक्टली आपको पढ़ के, कोई भी ऐसी पढ़ाई नहीं है जहां पर डायरेक्टली पढ़ के आप BOD बन जाओगे, आप CEO बन जाओगे, आप CFO बन जाओगे, आप प्रेसिडेंट बन जाओगे, आप वाइस प्रेसिडेंट बन जाओगे, आप GM बन जाओगे, आप चेयरमैन बन जाओगे, चेयरमैन तो क्लास ओनर ही समझ लो, या COO, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बन जाओगे। तो मतलब सर हम टॉप लेवल पे कभी पहुंच नहीं सकते? नहीं बेटा, पहुंच सकते हो, बट इट रिक्वायर्स एक्सपीरियंस। कोई भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का अगर प्रेसिडेंट है तो देखना वो बुढ़ा ही होगा, मतलब वो बुजुर्ग होंगे, उनकी एज ज्यादा होगी। कहने का मतलब ये है कि बेटा कई साल की मेहनत, कई साल का रियल लाइफ का एक्सपीरियंस लेने के बाद यार इस कुर्सी पे कंपनी को पलटने की ताकत होती है। टॉप लेवल मैनेजर, सरकार से इनका सीधा कनेक्शन होता है। मैं आपको लर्न कराऊंगा सारे फीचर चुटकी बजा के, तो प्लीज ध्यान से सुनना मेरी बात को, ठीक है। चलो अब सुनो, मैंने आपको कुछ नाम बताया, टॉप लेवल मैनेजर्स, BOD, CEO, CFO, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल मैनेजर, चेयरमैन, ये सब टॉप लेवल के मैनेजर। तो इनके पास खास बात क्या है? सबसे, ये तो आप भी जानते हो बेटा, इनके पास पावर क्या हो सबसे ज्यादा? दे हैव हाई, मतलब कि पावर, हाई पावर, और प्लानिंग भी ज्यादा करते हैं। बेटा दिमाग का काम कौन करेगा? फैक्ट्री का वर्कर करेगा या फिर क्लास टॉप लेवल मैनेजर करेंगे? टॉप लेवल मैनेजर दिमाग का काम ज्यादा करते हैं, क्योंकि इनको प्लानिंग करनी होती है, इनको पॉलिसी बनानी होती है। कंपनी का गोल कौन डिसाइड करेगा? बोलो,
बच्चे बोलते हैं सर टॉप लेवल के फीचर याद करा दो। अरे बेटा तुम खुद मुझे बताओगे टॉप लेवल के फीचर, मैं क्या आपको बताऊंगा। टॉप लेवल मैनेजर जो है वो क्या करता है, कंपनी गोल डिसाइड करेगा, क्या करेगा, पॉलिसी बनाएगा, क्या करेगा, रूल रेगुलेशन सेट करेगा, प्लानिंग करेगा, अरेंजमेंट करेगा एवरीथिंग का। भैया वर्कर फैक्ट्री में जाएगा काम करने, मशीन वगैरह हर चीज अरेंजमेंट कौन करेगा, पैसों का अरेंजमेंट कौन करेगा, सरकार से कनेक्शन किसका है, सब टॉप लेवल। अब बताओ इससे ज्यादा फीचर क्या है। मिडिल लेवल की एक्टिविटी को कौन देखेगा, भाई मैं सबसे ऊपर हूं तो मेरे से नीचे वाले की एक्टिविटी को कौन देखेगा, मैं देखूंगा ना। तो यानी कि टॉप लेवल के फीचर्स तो आपको आसानी से याद करा दूंगा आपको आज ही क्लास में, और एक एक पॉइंट आपको लर्न हो जाएगा। बस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करना। क्लास बहुत इनिशियल स्टेज पे क्लास आप चाहते हो मैं आपकी बहुत ऐसे मेहनत कर सकूं हर एक चैप्टर में, तो प्लीज सपोर्ट दिखाओ, अपना प्यार दिखाओ। तो देखो अब इनके नाम याद करना क्यों जरूरी है, क्योंकि देखो बेटा सीधा सीधा क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा, राइट एनी 3 फंक्शंस ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट, डोंट एक्सपेक्ट दिस, ऐसा नहीं आएगा। क्या क्वेश्चन आएगा, योर ग्रैंडफादर वाज वर्किंग इन फलाना कंपनी एज अ पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, नाउ ही इज रिटायर्ड एंड राइट एनी 4 फंक्शंस दैट ही हैज परफॉर्म्ड। ठीक है, वो जो करते थे, ठीक है, और ही हैव परफॉर्म ड्यूरिंग हिज जॉब पोजीशन। ठीक है, तो आप वो कौन कौन सा काम करते थे, तो सबसे पहले बताओ कि वाइस प्रेसिडेंट पे आपके दादाजी काम करते हैं, तो वाइस प्रेसिडेंट क्या, टॉप लेवल मैनेजर्स। टॉप लेवल मैनेजर के फंक्शन लिख लो कि सर वो प्लानिंग करते होंगे, वो अरेंजमेंट करते होंगे, एवरीथिंग का कनेक्शन करते होंगे सरकार से, आउट ऑफ द वर्ल्ड से उनका कनेक्शन होगा, और वो क्लास पॉलिसी बनाते हैं, कंपनी के रूल रेगुलेशन बनाते हैं, वो कंपनी के गोल को डिसाइड करते हैं, वो जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है ना, जो उससे नीचे वाले हैं, उनकी एक्टिविटी पे नजर रखते हैं, उनको टास्क देते हैं। यही सब चीजें हैं। सोचो कितना सिंपल है, आप अपने ओन लैंग्वेज सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते हो। ठीक है, अच्छा सुनो, अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, मैं कई बार बता चुका हूँ क्लास, अथॉरिटी मतलब होता है पावर टू टेक डिसीजन। बिजनेस में सिर्फ पावर नहीं है, बिजनेस में अथॉरिटी का मतलब क्या है, पावर टू टेक डिसीजन, डिसीजन लेने की ताकत, डिसीजन लेने का पावर, दैट इज कॉल्ड अथॉरिटी, यानी कि पावर टू टेक डिसीजन। इसको हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, अथॉरिटी, यानी कि पावर टू टेक डिसीजन, इसको हम लोग बोलते हैं अथॉरिटी। तो अथॉरिटी कहाँ से आती है, पावर ऊपर से नीचे आता है ना, पावर भाई कहाँ से मिलेगा हमें, ऊपर से नीचे आएगा, है ना। और जो अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है, आंसरेबल, आप लिख लो अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है, अकाउंटेबिलिटी का आंसरेबल, आगे भी काम आएगा बहुत आपको। ठीक है, आंसरेबल फॉर नॉन अकम्प्लिश, आंसरेबल फॉर नॉन अकम्प्लिशमेंट ऑफ टास्क। अगर काम पूरा नहीं हुआ तो जवाबदेही किसकी होगी, जवाब कौन देगा, दैट इज कॉल्ड अकाउंटेबिलिटी। तो अकाउंटेबिलिटी नीचे से ऊपर वाला, जवाब कौन देता है, नीचे वाला ऊपर वाला को देता है जवाब, है ना। नीचे वाला तो ऊपर वाले को जवाब देगा ना क्वेश्चन का, और पावर कहाँ से आएगा, ऊपर से नीचे। तो उम्मीद करता हूँ टॉप लेवल मैनेजर्स तो आपको याद हो गए होंगे, तो इनके फंक्शन देख लेते हैं पहले। अब देखो, मेन फंक्शंस ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट आर, टॉप लेवल मैनेजर्स यानी टॉप लेवल मैनेजमेंट की जो मेन फंक्शन, सबसे पहला फंक्शन क्या है, टॉप लेवल मैनेजमेंट डिसाइड द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो ऑब्जेक्टिव डिसाइड करता है ऑर्गेनाइजेशन की, कि भाई ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या है, इस चीज को कौन डिसाइड करेगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट। दूसरा, टॉप लेवल मैनेजमेंट फॉर्मुलेट्स प्लान एंड पॉलिसी, प्लान पॉलिसी को कौन डिसाइड करेगा, टॉप लेवल मैनेजर्स। प्लान बनाते हैं, पॉलिसी को डिसाइड करते हैं। ठीक है, टॉप लेवल मैनेजमेंट अरेंज ऑल द रिसोर्सेज सच एज रॉ मटेरियल, फिनेंस एंड फिक्स असेट। जो टॉप लेवल मैनेजर्स है वो रॉ मटेरियल को अरेंज करते हैं, चाहे वो फिनेंस हो चाहे फिक्स असेट हो, इन सबको अरेंज करने काम किसका है क्लास, टॉप लेवल मैनेजर्स का। यानी कि देखो, प्लान बनाते हैं, पॉलिसी बनाते हैं, ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं, कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, गोल क्या होगा, इस साल का टारगेट क्या होगा, फिनेंस हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, फिक्स एसेट हो गया, इन सब चीजों को ये अरेंज करते हैं। ठीक है, फिनेंस पैसा, रॉ मटेरियल तो पता ही है आपको, और फिनिश गुड्स बनाने के लिए जो रॉ 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 प्रोडक्ट होता है, ठीक है, कच्चा माल जो होता है, या फिक्स असेट्स मशीन वगैरह, इन सबको अरेंज करने का काम किसका, टॉप लेवल मैनेजर का। टॉप लेवल मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। टॉप लेवल मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल है ऑर्गेनाइजेशन के वेलफेयर और सर्वाइवल पे, कि ऑर्गेनाइजेशन टिक के चल पाए, उसके लिए क्लास जो है वो जो टॉप लेवल मैनेजर है वो रिस्पॉन्सिबल है, कि भाई कंपनी चल जाए। अगर कंपनी कल को नहीं चल पाएगी तो टॉप लेवल मैनेजर्स की ही बदनामी होती है कि वो कंपनी को चला नहीं पाए। टॉप लेवल मैनेजमेंट कनेक्ट्स विद द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड आउटसाइड द वर्ल्ड। जो टॉप लेवल मैनेजर्स है वो कनेक्ट करते हैं क्लास किससे, गवर्नमेंट ऑफिशियल से और आउटसाइड द वर्ल्ड, यानी कि आउटसाइड पूरे वर्ल्ड से, जो आउटसाइड द वर्ल्ड है उसको भी ये कनेक्ट करते हैं, मतलब बाहर से भी कनेक्शन रखते हैं और सरकार से भी। इवन टॉप लेवल मैनेजमेंट ऑर्गेनाइज करते हैं एक्टिविटी, और क्लास उन एक्टिविटी पे निगरानी रखते हैं जो मिडिल लेवल पे काम कर रहे हैं। जो मिडिल लेवल वाले काम कर रहे हैं उन पे निगरानी कौन रखेगा, खुद सोचो ना, अपने दिमाग लगाओगे, सारे फंक्शंस आपको अपने आप याद हो जाएंगे। जो मिडिल लेवल के बंदे होते हैं, मिडिल लेवल पे जो काम कर रहे हैं, उनकी एक्टिविटी पे नजर नजर कौन रखता है, टॉप लेवल मैनेजर्स।
नेक्स्ट क्या है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट। अब मिडिल लेवल मैनेजमेंट की जो मेन फंक्शंस हैं कि मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या क्या फंक्शंस करते हैं, तो सबसे पहली बात, टॉप लेवल ने जो बनाया है, ध्यान रखना क्लास, टॉप लेवल मैनेजर्स ने जो भी रूल रेगुलेशन बनाया है उसको नीचे लेवल पे पास करने का काम किसका है, मिडिल लेवल का। आप खुद सोचो ना, रूल रेगुलेशन किसने बनाया, टॉप लेवल वाले ने, तो भैया उसको नीचे लेवल पे पास करने का काम किसका है, कनेक्शन। मिडिल लेवल मैनेजमेंट जो होता है ना, वो एक तरीके से क्या है, लिंक पिन है बिटवीन टॉप एंड लोअर, तो इन दोनों के बीच में कनेक्शन, इन्हें समस्या होती है इसको बोलते हैं, और ये ऊपर पहुंचाते हैं, ऊपर से चीजें यहाँ पे आती है, ये नीचे पहुंचाते हैं, तो यानी कि कनेक्शन है। तो ध्यान रखना क्लास की कोई भी समस्या है वो नीचे से ऊपर पहुंचाते हैं मिडिल वाले, और कोई भी क्लास ऊपर से आता है अथॉरिटी, वो ऊपर से नीचे ले आते हैं। कौन कौन होता है इसके अंदर, ध्यान रखना क्लास, कभी भूलना मत। कोई भी डिपार्टमेंट का मैनेजर हो, कोई भी डिपार्टमेंटल हेड हो, परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर, किसी भी डिपार्टमेंट का हेड हो, डिविजनल हेड हो, एग्जीक्यूटिव चीफ, नॉट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ओनली एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, या प्लांट सुपरिटेंडेंट, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर प्लांट का सुपरिटेंडेंट है जो नजर रखता है प्लांट पे, वो ये सारे के सारे क्या हैं, मिडिल लेवल। और इनका, इनके लिए दो बातें ध्यान रखना, पहली बात तो ये लिंकिंग पिन है, यानी कि लिंक करता है टॉप को लोअर को लिंक करता है, और इनका मेन काम हो रिक्रूटमेंट है। कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछा गया, रिक्रूटमेंट किसका फंक्शन है, भर्ती करने का काम, एम्प्लॉयज को हायर करने का काम, वो किसका फंक्शन है, रिक्रूटमेंट का फंक्शन जो है वो किसका है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट का। तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या करते हैं, वो प्लान पॉलिसी जो टॉप लेवल ने बनाया है उसे लोअर पे ट्रांसफर करते हैं, और मिडिल लेवल मैनेजमेंट रिक्रूटमेंट में भी मदद करते हैं, एम्प्लॉय को मोटिवेट करते हैं ताकि वो अपनी बेस्ट एबिलिटी से परफॉर्म कर सके। जो एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने काम है, वैसे तो मोटिवेट करने काम हर किसी का है, लेकिन जो मेन मोटिवेट करने काम जो है एम्प्लॉयज का, वो किसका है क्लास, वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट का है। इवन मिडिल लेवल मैनेजमेंट कोऑपरेट विद अदर डिपार्टमेंट फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। भाई देखो, हर एक डिपार्टमेंट से कोऑपरेट करना पड़ता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट को, ताकि ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली अच्छे से चल सके। ओके, तो दो बातें तो कहीं भूलोगे नहीं आप, मोटिवेट और रिक्रूटमेंट का काम है मिडिल लेवल मैनेजमेंट का, और ऊपर से कोई इंफॉर्मेशन आई तो वो नीचे लेवल पर ट्रांसफर। आप ये भी लिख सकते हो कि मिडिल लेवल मैनेजमेंट जो है वो लोअर लेवल मैनेजमेंट को कोई समस्या है तो उसे वो ऊपर लेवल पे ले जाते हैं, आप इसको भी लिख सकते हो। कुछ भी लिखो अपने आप से, बस वो सही होना चाहिए, ओन लैंग्वेज बना के लिख सकते हो, जरूरी नहीं कि आपको बुक का रट्टा मारना हो, ठीक है। नेक्स्ट है लोअर लेवल मैनेजमेंट। कौन कौन आते हैं क्लास लोअर लेवल एम्प्लॉयज, तो इस जो वर्कर है वो लोअर लेवल से भी नीचे होते हैं, लोअर, ये तो मैनेजरल लेवल है, जो मैनेजर नहीं है वो वर्कर लोअर लेवल से नीचे आता है, फैक्ट्री के वर्कर। खाली सुपरिटेंडेंट हो, फॉरमैन हो, क्लर्क हो, किसी पर्टिकुलर सेक्शन का ऑफिसर हो, डिपार्टमेंटल हेड तो आता है मिडिल में, सब डिपार्टमेंट के नीचे भी डिपार्टमेंट होता है, सब डिपार्टमेंटल एग्जीक्यूटिव या खाली सुपरवाइजर। ध्यान रखना, लोअर लेवल को सुपरवाइजरी लेवल या ऑपरेशन लेवल कहते हैं, ऑपरेशनल या सुपरवाइजरी लेवल, और लोअर लेवल मैनेजमेंट में सुपरवाइजर्स आते हैं। ध्यान रखना कौन आता है, सुपरवाइजर। तो इसकी फंक्शंस क्या क्या है, तो पहला फंक्शन, जो भी प्रॉब्लम्स वर्कर्स की हैं, ग्रीवेंसेस, लड़ाई झगड़ा, कोई प्रॉब्लम्स है, अगर वो वर्कर का है तो उसे मिडिल लेवल तक पहुंचाने का काम किसका है, लोअर लेवल का। यानी कि लोअर लेवल मैनेजमेंट ही, बस आप इतना ध्यान रखना, इससे आप बहुत सारे पॉइंट याद कर लोगे। लोअर लेवल मैनेजमेंट सबसे ज्यादा क्लोज रहते हैं वर्कर्स के, सबसे ज्यादा जुड़े रहते हैं वर्कर के साथ, तो वर्कर का सेफ्टी कंडीशन ध्यान रखना, वर्कर की मांगों को ऊपर तक पहुंचाना, ऊपर से कोई रूल रेगुलेशन आया, पावर आया, उसे वर्कर को देना, ये सारा काम किसका है, लोअर लेवल मैनेजमेंट का, बस इतना ध्यान रखना। तो रिप्रेजेंट यानी कि ये बताते हैं क्लास, रिप्रेजेंट करते हैं कि जो नीचे लेवल वालों को क्या क्या समस्या है, उनकी समस्या को ऊपर लेवल तक पहुंचाते हैं। गुड एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशन, जहां वर्कर काम कर रहा है वहां उसकी बॉडी को कोई नुकसान ना हो, कोई डैमेज ना हो, कोई इंसिडेंट्स ना हो जाए, कोई ना हैपनिंग ना हो जाए, तो इस बात का ध्यान रखते हैं। हेल्प्स टू मिडिल लेवल मैनेजमेंट इन रिक्रूटमेंट प्रोसेस। जो लोअर लेवल मैनेजमेंट है ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट की मदद करते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस में, भर्ती करने में। सुनो मेरी बात, रिक्रूटमेंट का काम किसका है, मिडिल लेवल वाले का, लेकिन क्योंकि लोअर लेवल वाले वर्कर के साथ जुड़े रहते हैं तो ये वर्कर के बारे में बताते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट को, यार ये वर्कर अच्छा है, इसका प्रमोशन कर सकते हो आप, इसको दूसरी जगह भेज सकते हो आप, ट्रांसफर प्रमोशन में मदद करते हैं ये। रिक्रूटमेंट प्रोसेस, कंपनी के अंदर से ही वर्कर को हायर कर लेते हैं सही जॉब पोजीशन के लिए, भाई तुम ये वाला काम मत करो, तुम ऊपर लेवल पे चले जाओ, तो भाई तुम्हारे बारे में बताएगा कौन, वर्कर के बारे में बताया कौन, लोअर लेवल मैनेजर। तो लोअर लेवल मैनेजमेंट मदद करता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट की रिक्रूटमेंट प्रोसेस में। दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर बूस्टिंग द मोरल ऑफ एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज के मोरल को बूस्ट अप करना है। देखो मोटिवेशन का काम किसका है, टॉप लेवल का भी है, लोअर लेवल का, मिडिल, ज्यादातर काम किसका है, मिडिल लेवल का, मिडिल लेवल का, लेकिन वर्कर के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड रहते हैं, तो वर्कर का मोरल बूस्ट अप करते हैं। कई कई बार ज्यादा टारगेट आता है, बड़ा टारगेट आता है, तो वर्कर को भी मोटिवेट करते हैं ताकि टाइम पे टारगेट अचीव हो सके। इवन ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट इंटरैक्ट विद एक्चुअल वर्कफोर्स, जो लेबर एक्चुअली में काम कर रही है ना उनके से इंटरेक्शन करते हैं, एंड पास इंस्ट्रक्शन टू द मिडिल, इंस्ट्रक्शन ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट। तो जो भी मिडिल लेवल मैनेजमेंट का इंस्ट्रक्शंस है उसको क्या करते हैं, लोअर लेवल मैनेजमेंट को, सॉरी, जो भी मिडिल लेवल मैनेजमेंट का इंस्ट्रक्शन है वो लोअर लेवल मैनेजमेंट वर्कर को पास आउट कर देते हैं सीधे।
और वर्कर की समस्या को ऊपर पहुँचा देते हैं, वर्क कंडीशन को ध्यान रखते हैं कि भई जहाँ वर्कर काम कर रहा है, अच्छे से काम कर रहा है, सैलरी अच्छी मिलनी चाहिए, कोई नुकसान तो नहीं हो रहा वर्कर को, कोई डैमेज तो नहीं हो रहा बॉडी को, किसी तरीके का रिस्क तो नहीं है लाइफ के लिए, ठीक है? मोरल को बूस्ट अप करना, ये सारे फंक्शंस हैं। तो आई होप आप ये सारा अच्छे से लर्न कर लोगे और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे और अगली क्लास इसकी आखिरी क्लास होगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और कैसा लगा आज की क्लास प्लीज़ कमेंट करके बताओ और आपको समझ आया कि नहीं और लर्न हो गया कि नहीं ये भी कमेंट करके बताओ आप। टेक केयर, बाय बाय।